खुद दिमाग लगाइए, आपकी डिस्क दबी है ऊपर, ठीक है, और आप उसके अंदर ब्लड निकलवा रहे हो अपने पैर का। अगर आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे, आपको इतना सीवियर पेन होगा कि दर्द से शरीर से, वो कहते हैं रूह कांप जाती है दर्द से, इतना सीवियर पेन होगा आप झेल नहीं पाओगे। नर्व कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं करती। अब अगर बहुत ही ज्यादा कोई मूर्ख इंसान है तो वो समझे कि हाँ भाई नर्व, और एक सिटिंग के 2000 रुपए दिए और उसके अंदर क्या करवाया, वो डॉक्टर करे तो ज़्यादा बेटर रहता है, और किसी की निगरानी में रहे तो वो ज़्यादा बेटर। ये मेरा 80 to 90% मेरा रिकवर हो चुका है क्योंकि पेन गायब था। नमस्कार, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन बेहद खतरनाक। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, और खतरनाक इसलिए क्योंकि इसके अंदर पेन इतना ज़्यादा है कि आप खड़े रहना तो दूर की बात है, आप ढंग से लेट नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप करवट तक बदलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। लेकिन इस कहानी से भी पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है जो आपके लिए मैं छोड़ के जाऊँगा आज। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी है मेरे एक मरीज की, जिसकी उम्र होगी लगभग 40 से 45 साल। अब वो मरीज क्या करते हैं जी, वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। डेली उनका 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उनकी ड्राइविंग रहती है। मेरे पास वो आते हैं कि सर मेरे पेन बहुत हो रहा है। पेन कहाँ पे हो रहा है? कमर में भी पेन है, उसके साथ मेरी एक लेग के अंदर पेन जाता है, लेफ्ट वाली में। पेन इतना ज़्यादा है कि मैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और मेरा चलना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो बड़ी मुश्किल से मैं कमर टेढ़ी मेढ़ी करके चलाता हूँ, वरना मेरे को आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे स्टॉपेज लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी लेग के अंदर चींटियाँ रेंगने लग जाती है और मेरी लेग सूनी होने शुरू हो जाती है। और मैंने इसके लिए एक्सरे भी कराए हैं और MRI भी करवाई है। और MRI करवाने के बाद जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं डॉक्टर्स के पास गया था, 3 से 4 मैंने ऑर्थोपेडिशियंस को और न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि भाई आपको अभी सर्जरी की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी और कोई इसका हल नहीं है। तो हमने भी उनकी MRI चेक की। अब MRI में एक सिनेरियो होता है कि आपका जो डिस्क स्पेस है उसको कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि जैसे L1 L2 है, L3 L4 है, L4 L5, इस तरीके से इसके अंदर जो स्पेस होता है ना, इसकी जो रेंज है वो लगभग 12.5-13 से लेकर के 17 के बीच में रखी जाती है। ये अलग अलग MRI अलग अलग सेंटर के अंदर अलग अलग हो सकता है, यानी कि कोई इसको टॉप रेंज, इसकी जो इसका स्पेस होता है उसको 12 काउंट करता है, कोई 15 काउंट करता है, कोई 17 काउंट करता है। तो उनके केस में क्या था कि जो टॉप रेंज थी वो 12.5 थी, लेकिन जो उनका L4 L5 था, वो जो डिस्क थी उनकी, जो हड्डी थी उसके साथ साथ जो बोन थी, वो खिसक चुकी थी थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि उनका लिस्थेसिस हो चुका था। उसके साथ साथ उनका डिस्क स्पेस काफ़ी रिड्यूस हो गया था। अब काफ़ी रिड्यूस मतलब 12.5 एक नॉर्मल स्पेस है, यानी कि L1 L2 12.5 आ रहा है, L2 L3 12 आ रहा है, L3 L4 12 आ रहा है, लेकिन जो L4 L5 है वो आ रहा है लगभग 10.5, और L5 S1 है वो आ रहा है 8.5। अब 12.5 और 8.5 के बीच में आप डिफरेंस लगा लो कितना है, यानी कि लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्क स्पेस आधा हो चुका है और वो कंप्रेशन दे रहा है और उसके साथ साथ सेम सिम्टम उस कंडीशन के उस पर्सन को फील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उसको जो डिस्क है, जो रिड्यूस हुआ है स्पेस, वो इस टाइम पे पूरा एक्टिव है और उस पर्सन को पर्टिकुलरली इस चीज़ के सिम्टम्स वो दे रहा है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो L5 S1 से जा रही है। तो हमने कहा ठीक है जी, हम शुरू करते हैं आपका ट्रीटमेंट, लेकिन टाइम लगेगा। अब जैसा कि हर एक क्लाइंट बोलता है वो ये है कि सर कोई बात नहीं, टाइम की चिंता मत करिए, आप जितना टाइम बोलेंगे हम दे देंगे। हमने कहा जी ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के लगभग 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, हफ्ता बीता। हफ्ते के अंदर उनका पेन धीरे धीरे कम आना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे 15 दिन बीते, लगभग 40 से 50% उनका पेन कम था, वो अपना चल पा रहे थे, जो हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है, क्योंकि डॉक्टर का देखने का नज़रिया अलग होता है, मरीज के देखने का नज़रिया अलग होता है। अब उनके अकॉर्डिंग तो मैं 70-80% ठीक हूँ,
जो उनको लगता था, क्योंकि मैं वो पहले खड़े भी नहीं हो पाते थे, अब चल पा रहे थे, अब अच्छे से वॉक कर पा रहे थे, अच्छे से टहल पा रहे थे, तो उनको लगता था कि मैं 60-70% ठीक हूँ, लेकिन हमारे हिसाब से वो लगभग 50% तक अभी हील हो पाए थे। अब धीरे धीरे उन्होंने बोला कि सर मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन आ रहे हैं तो मैंने वहाँ पे जाना है। फंक्शन क्या आ रहे हैं जी? शादी आ रही है, वो भी एक क्लोज रिश्तेदार की। अब वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है। अब जाना ज़रूरी है, उसके साथ साथ वहाँ पे डांस भी करना है, डांस के साथ साथ थोड़ा हमने ड्रिंक भी करनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मेरा पेन ना बढ़ जाए, तो सर थोड़ा देखिएगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं, तो चलो हमने ट्रीटमेंट किया 2-4 दिन और उनको साथ में कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बता दी और उनको बोला कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर आप ड्रिंक मत करिएगा, बहुत ज़्यादा डांस भी मत करिएगा, क्योंकि कंडीशन आपकी इतनी अच्छी है नहीं, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। कहते जी ठीक है। वो 3-4 दिन 5 दिन अपनी शादी पर जाके आते हैं। वहाँ पर शुरू में जो उनकी वर्डिंग है कि मैं जब शुरू में गया पहले दिन मुझे पेन काफ़ी फील हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपने पोज बताए थे वो मैंने किए, मेरा पेन सेटल होना शुरू हो गया। उसके बाद 3-4 दिन में बढ़िया से मैंने इन्जॉय किया, मैंने डांस भी किया, ड्रिंक भी की, अच्छे से मैंने अपने वो फैमिली वाला जो फंक्शन था वो उसका पूरा कर लिया मैंने। चलो जी ठीक है। उसके बाद हमने फिर से दोबारा उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। करते करते हमें 27-28 दिन हो गए, लगभग मंथ कंप्लीट होने वाला था। उनकी जो रिकवरी थी, उनके अकॉर्डिंग जो उनकी वर्डिंग थी वो ये थी कि मेरा 80-90% मेरा रिकवर हो चुका है, क्योंकि पेन गायब था, नमनेस आती थी, भारीपन आता था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, और जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग वो खड़े हो जाते थे या बहुत ज़्यादा उनको चलना पड़ता था, तो उसके बाद उनको ऐसा नमनेस वाला फील होता था। लेकिन हमें ये लगता था कि इनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव है पहले से ज़्यादा, लेकिन अभी भी ये 65-70% ही रिकवर हो पाए हैं। बचे हुए अब जो 30% है वो रिकवर होना बाकी है, क्योंकि इनकी बॉडी को अब चाहिए स्ट्रेंथनिंग। तो हमने उनको बोला कि भाई आपको टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग के ऊपर जोर दीजिए। अब जैसा कि हर बार होता है, हर एक क्लाइंट ऐसी हरकतें करता है, शायद आपने भी कभी की होंगी। वो कह रहे हैं कि सर मैंने 10-15 दिन मैंने छुट्टी पे जाना है, उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है जी। अब वो चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि पेन तो अब ठीक हो गया मेरा, 70-80% पेन तो मेरा गायब है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, पेन गायब होना और प्रॉब्लम का ठीक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपकी एक कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, वो अलग चीज़ है। एक आपका पेन ठीक हुआ है, वो अलग चीज़ है। पेन दोबारा आ सकता है, लेकिन अगर कंडीशन को आप रिवर्स कर दो तो कंडीशन इतनी जल्दी दोबारा नहीं आती। तो वो घूम फिर के आते हैं, 15 दिन का कह के जाते हैं, महीना सवा महीना लगाकर आते हैं। अब वापस आए हैं तो भाई पेन दोबारा से शुरू हो गया। इस बार जो पेन का एपिसोड आया है वो पहले से ज़्यादा आया है और पेन बहुत ज़्यादा है। अब बोल रहे हैं कि सर इसका कुछ इलाज करिए। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, कुछ देखते हैं। हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई कि इनकी बॉडी है वो शिफ्ट करना शुरू हो गई है। उनकी बॉडी के अंदर एक शिफ्ट आना शुरू हो गया है, जिसे लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो पेन उनका सेटल हो रहा था, लेकिन अब जो रिकवरी थी वो काफ़ी स्लो हो रही थी। पहले जो अब मान के चलिए 5-6 दिन में उनका जो पेन था 20-30%, 40% कम हो गया था। अब वो बड़ी मुश्किल से 4%, 5% इतना ही कम हो पा रहा था। 5-6 दिन ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन साथ में खाना शुरू कर दी। अब मेडिसिन के साथ आराम तो मिल रहा है, लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे मेडिसिन ने भी अपना असर बंद कर दिया। फिर वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, अगेन किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास, सर कि मेरा पेन बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ मेडिसिन आप रिकमेंड करिए। अब वो ऑर्थोपेडिशियन उनको मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन उसके साथ वो एक चीज़ बोलते हैं कि अब आपने फिजियोथेरेपी नहीं करवानी जब तक मेरी मेडिसिन चल रही है। चलो जी, यहाँ पर आके कहानी सारी बिगड़ जाती है। वो घर पे रहते, 3 दिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। हम दोबारा से कॉल लगाते हैं, बोलते हैं कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कह रहे हैं मैंने मेडिसिन ली है, तो मैंने अभी रेस्ट करना है। चलो ठीक है जी, रेस्ट करते हैं। हमारे पास वो आते हैं 10 दिन बाद। कंडीशन क्या है, पहले से और ज़्यादा वर्स है, पेन पहले से और ज़्यादा है, और अभी वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, लेग नीचे रखते हैं उनको सीवियर पेन आ रहा है। जो मैं उनको, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 10 दिन पहले देखा था तो उनका लेटरल शिफ्ट था, लेकिन बॉडी थी ऐसे कि थोड़ा था, मतलब आप मान के चलिए कि हल्का सा एक लेटरल शिफ्ट था। अब वो ऐसा हो चुका था कि उनका कंप्लीट शिफ्ट हो चुका था। कंप्लीट शिफ्ट यानी कि उनकी अपर बॉडी एक तरफ जा रही है, नीचे वाली बॉडी एक तरफ जा रही है। अब वो कंप्लीट शिफ्ट इतना गंदा था कि पैर नीचे नहीं लग रहा है, उनको पकड़ के लेके आना पड़ रहा है। अब सर करिए, कुछ करिए। अगेन वही बात है, लेटरल शिफ्ट हो चुका है, पेन बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन के अंदर रिकवरी
जो पहले रिकवरी हम कर सकते थे उस रिकवरी की अब गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा अब ये क्रिटिकल पोजीशन हो चुकी थी। इसको हम ठीक करना या इसके साथ डील करना अब थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अभी वही बात, ट्रीटमेंट हमने शुरू किया, लेकिन अभी उन्होंने मुझे बताया कि इस 10 दिन के दौरान मैंने फिजियोथेरेपी तो नहीं कराई, लेकिन एक पर्सन के पास गया था, वहाँ पे उन्होंने मनके वगैरह दबाए जी, और उसके साथ उन्होंने पैर की एक नस में से ब्लड निकाला। अब मुझे नहीं पता कि लोग इन चीज़ों के पास क्यों बिलीव करते हैं, मुझे सीरियसली नहीं पता, क्योंकि एक पर्सन जिसको अपनी एमआरआई के बारे में पता है, एक पर्सन जिसको अपनी कंडीशन के बारे में पता है, वो जा रहा है एक पर्सन के पास, किसी देसी बंदे के पास, उससे वो मालिश करवा रहा है, उसके साथ ब्लड निकलवा रहा है। अब एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, आपकी डिस्क बल्ज हो चुका है, आपकी डिस्क कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है जी। अब डिस्क कंप्रेस होने की वजह से आपकी नस कंप्रेस हुई है, नर्व कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं करती। अब कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा इंसान है जिनको नहीं पता, बिल्कुल ही अनपढ़ है, वो कह सकता है कि भाई नर्व और ब्लड सप्लाई दोनों सेम है। लेकिन आज एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि नर्व जो ब्रेन से, आपके दिमाग से आपके शरीर को चला रही है, वो अलग चीज है, आपकी खून की सप्लाई अलग चीज है, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। नर्व का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशन पहुंचाना, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाना, जबकि आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसका काम होता है खून का दौरा आपकी बॉडी के अंदर लेकर जाना। अब आपका डिस्क का बल्ज हो चुका है। अब डिस्क बल्ज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी नर्व कंप्रेस होती है, ना कि ब्लड वेसल। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आज तक आपको नहीं पता था तो आज याद रखिए, आपकी हमेशा नर्व कंप्रेस होती है, ना कि आपकी ब्लड वेसल। नर्व कंप्रेस होगी जिस वजह से आपका जो पैर है वो सुन्न होना शुरू हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी, इसके साथ साथ आपका भारीपन आ सकता है और बहुत सीवियर आपको इसके अंदर पेन आ सकता है, ठीक है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जो लोगों को इतना भी पता होता है कि मेरी नर्व कंप्रेस हुई है, वो ब्लड क्यों निकलवा रहे हैं। मतलब कोई सेंस बनता ही नहीं है इस चीज का कि एक नर्व कंप्रेस हुई है, उसके अंदर आप एक ब्लड वेसल को छेड़ रहे हो। चलो ठीक है, आपने वेन को छेड़ा, ब्लड वेसल को छेड़ा, ब्लड निकाल भी दिया। अब मुझे एक चीज बताइए कि उस ब्लड निकलने की वजह से उस कंप्रेशन का क्या रिलेशन, क्या मतलब पैर की नाड़ी के ब्लड निकलने से या क्लॉट निकलने से क्या वो डिस्क ठीक हो सकती है? सिंपल सा इसका मुझे एक आंसर दीजिएगा, आप खुद दिमाग लगाइए। आपकी डिस्क दबी है ऊपर, ठीक है जी, L5S1 के अंदर, ठीक है, और आप उसके अंदर ब्लड निकलवा रहे हो अपने पैर का। अब वो पैर का ब्लड आपका निकल रहा है, आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, एकदम फाइन हो जाऊंगा। कैसे? हाउ? मतलब इतना भी क्या आप उसके अंधविश्वास के अंदर पड़े हुए हो कि आपको नर्व और ब्लड वेसल के बीच में, चलो फर्क नहीं पता कई लोगों को, वो बात अलग है, लेकिन इतना तो पता है ना कि आपकी डिस्क है वो कंप्रेस हुई है कमर में, और आपका ब्लड निकाला जा रहा है आपके पैर से, और उसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि इससे आप ठीक हो जाओगे। मतलब ये तो टोटली इनलॉजिकल बात हो जाती है कि प्रॉब्लम कहां पे है, आप सोल्यूशन कहीं और पे ढूंढ रहे हो। खैर, इस बात में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा वरना और ज्यादा बातें बिगड़ सकती हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए, कभी भी कमर के अंदर अगर डिस्क बल्ज हुआ है तो आपकी नर्व कंप्रेस होगी, ब्लड वेसल कंप्रेस नहीं होती। ब्लड वेसल को निकालने से आपकी डिस्क का कभी भी स्पेस नहीं बढ़ेगा, तो इस चीज को अपने दिमाग में अंदर उतार के रखिएगा। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर पैसे दिए, एक सिटिंग के 2000 रुपए दिए, और उसके अंदर क्या करवाया, उस इंसान ने थोड़ा सा ऐसे दबाया, तेल लगा करके कंप्रेस किया, उसके साथ उसके पैर की नस के अंदर से ब्लेड लगा करके उसके अंदर से ब्लड निकाल के उसको भेज दिया। बिल्कुल मतलब मान के चलिए 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर, बड़ी मुश्किल से, और 2000 रुपया उससे ले लिया। आप ऑथेंटिसिटी की बात करें, ना उस पर्सन के पास कोई डिग्री है ना कुछ है। अब कल को आप कंप्लेन भी करने जाओगे तो क्या भाई आप मेरे पास आए क्यों, आपको सोच कर आना चाहिए था, आपको देख कर आना चाहिए था। तो मैं इन लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं आम जनता को बोल रहा हूं, जो लोग इन लोगों के पास जाते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखिए, क्या आप सही कर रहे हो किसी को इतने पैसे दे करके। हाँ, 1000 में से 5, 10, 15 बंदे कुछ ठीक हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर भीड़ लगाते चलो, भीड़ लगाते चलो। थोड़ा सा एक बार जिसके पास भी जाते हो, किसी से मालिश करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, सोच के जाओ कि भाई वो डिग्री होल्डर नहीं है। दूसरी चीज, उस पर्सन के पास कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। तीसरी चीज, अगर कल को गड़बड़ हुई तो वो इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है।
आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतना याद रखिएगा। खैर, ये प्रॉब्लम थी। अब वो लेटरल शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा उनका बढ़ चुका है, लेटरल शिफ्ट की वजह से उनका पेन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बात आती है कि भाई अब इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक ऐसा है कि अगर वो पर्सन हिल पाएगा, बेड से हिलने की भी अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो कैसे वो ठीक होगा। कंडीशन इतनी वर्स होगी, तो और ऐसी कंडीशन के अंदर लास्ट में एक चीज़ बचती है, वो है सर्जरी। इससे पहले भी हमने केस देखे हैं। ये जो केस था ये आया था 8.5 कंप्रेशन के साथ। इससे पहले जो हमने केस देखे हैं वो 6.7। अब मान के चलिए 13.5 उसकी टॉप है, जिसके अंदर वो स्पेस इसका नॉर्मल है, ठीक है। और मेरे पास पेशेंट आ रहा है 6.7 के ऊपर, यानी कि हाफ से भी कम, और उस पेशेंट को हम रिकवर कर दे रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप ढंग से चलते हो तो आप रिकवर हो सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब आप नेग्लेंसी करते हो, बार बार बीच में छोड़ देते हो, उस वजह से फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब बात आते हैं असल मुद्दे पे कि ये कंडीशन है क्या। इस कंडीशन को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। अब ये लैटरल शिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में अगर मोटा माटी बात करें तो एक सिंपल सा सिस्टम है कि हमारी बॉडी है वो शिफ्ट कर जाती है। अब शिफ्ट कैसे करती है, उसका ऊपर वाला भाग एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, नीचे वाला भाग एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपका नीचे वाला भाग लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ है तो आपका ऊपर वाला भाग राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर और जानते हैं, क्योंकि हमें, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी शिफ्ट करी क्यों। देखिए, हमारी बॉडी थोड़ा सा आराम फरस्त है। आप कोई भी काम करोगे, घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी काम करते हो, चाहे आप ड्राइविंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपका एक पर्टिकुलर पोस्चर बना होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी कंफर्ट फील करती है। अब अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका जो राइट हैंड होता है, जो आप गाड़ी के डोर वाली साइड होती है, वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। आप वो साइड बिल्कुल रिलैक्स करके चलते हो, जबकि आपका लेफ्ट हैंड गियर शिफ्टिंग में यहाँ हैंडल पर हमेशा रहता है। यानी कि इस साइड की मसल हमेशा आपकी वीक रहेंगी, इधर वाली एक्टिव है। आप चेयर के ऊपर बैठते हो, कई बार अजीब तरीके का पोस्चर बनाते हो, लेग के ऊपर लेग रख के एक तरफ ऐसे शिफ्ट होकर के, इस तरीके से आप पोस्चर बनाते हो। ये पोस्चर भी वही चीज़ है, आपकी कंफर्ट लेवल है तो मसल आपकी उस तरीके से अडेप्ट हो जाती हैं, जिस वजह से कुछ मसल्स आपकी टाइट हो जाती हैं, कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं। अब होता क्या है, जब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि पहले से अगर आपको कोई शैटिका है, जैसे इन पर्सन को, इन भाई साहब को थी जो हमारे पास आए थे, अगर आपको पहले से कोई शैटिका है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, बैक पेन है, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी है वो पेन करना शुरू करती है, ऑलरेडी पेन है, आपकी लेग है वो नीचे नहीं लग पा रही है, जिस वजह से आपकी मसल है वो एक तरफ की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपकी बॉडी शिफ्ट कर जाएगी। कई बार क्या होता है, आपको चोट लग जाए, एक हिस्से में चोट लग जाए और वो लेग आप नीचे ना लगा पाओ, उस वजह से भी आपको लैटरल शिफ्ट हो जाता है। कई बार आपका पोस्चर ही कुछ इस तरीके का होता है, चेयर पर बैठने की सिटिंग पोजीशन ही इस तरीके से होती है कि धीरे धीरे वो अडेप्टेबिलिटी में जाकर के लैटरल शिफ्ट को कन्वर्ट कर लेता है। लैटरल शिफ्ट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आपको लेफ्ट साइड का लैटरल शिफ्ट है, इसके अंदर आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगी वो थोड़ा सा एक साइड को झुक जाएगी, जिस वजह से आपका लेफ्ट शोल्डर है वो नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइड की आपकी जो हिप है, आपकी कमर की जो हड्डी है वो ऊपर चली जाएगी, लेफ्ट साइड का शोल्डर नीचे आ जाएगा, राइट साइड का शोल्डर ऊपर चला जाएगा, राइट साइड की जो आपका दैट हिप है वो नीचे चली जाएगी और आपकी बॉडी ऊपर से राइट साइड शिफ्ट कर जाएगी। अब इस सिनेरियो में अगर और थोड़ा सा डीपली देखो तो आपकी राइट साइड जिसके अंदर आपका पेन है, उस साइड में आपका घुटना भी रोटेट हो जाएगा और आपका पैर भी रोटेट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक की मसल है, जो अपर थोरेसिक की मसल है लेफ्ट साइड की, ये सारी की सारी टाइट हो जाती हैं और आपकी जो दूसरी साइड की, अपोजिट साइड की मसल है वो सारी की सारी लूज होना शुरू हो जाती हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर आ जाता है आपका लैटरल शिफ्ट। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब बात तो सिंपल सी है कि सर हमारी बॉडी शिफ्ट कर रही है, तो अब इसको सीधा क्यों नहीं कर सकते हैं? सीधा तो कर ही सकते हैं, अगर आप इसको सीधा करो तो हो सकता है वो दोबारा से सीधा हो जाए। नहीं, यहां पे सबसे गंदा पेच फंसता है। अगर आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे, आपको इतना सीवियर पेन होगा कि आपका एक टाइम पर तो मतलब अंदर से शरीर से, वो कहते हैं रूह कांप जाती है दर्द से, इतना सीवियर पेन होगा आप झेल नहीं पाओगे। ये रियलिटी है लैटरल शिफ्ट की। जब भी उसको सीधा करने की कोशिश करोगे आप
पेन करोगे, उसके अंदर इतना पेन फील होगा आपसे सहन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उस शिफ्ट को आप बढ़ाओगे, यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से का अगर लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट साइड को और लेफ्ट में और अपर साइड को और राइट में लेके जाओगे, आप कंफर्ट फील करोगे। यानी कि कंडीशन को जितना टेढ़ा लेते जाओगे उतना ठीक होगा, जितना आप उसको सीधा करोगे उतना ही आपको पेन फील होगा। ये है लैटरल शिफ्ट। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है? हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से। हम उस टाइम पर गौर नहीं करते। जब हमें ऑलरेडी पेन होता है, जब हमें ऑलरेडी हमारी बॉडी सिम्टम दे रही है और काफ़ी शार्प शूटिंग सिम्टम दे रही है, उस टाइम पर हम गौर नहीं करते। उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ ऐसा करवा बैठते हैं जिस वजह से हमें लैटरल शिफ्ट हो जाता है। अब बात ये आती है कि लैटरल शिफ्ट तो सर हो गया, अब इसका हल क्या है? क्या सिर्फ सर्जरी हल है या कुछ एक्सरसाइज से इसका कुछ हो भी सकता है या नहीं? सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सीवियर पेन है, आपसे नहीं हिला जा रहा है और आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो फिर आपके लिए सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाते हैं, ऐसे डॉक्टर के संपर्क में, ऐसे फिजियो के संपर्क में आ जाता है जो इस कंडीशन को अच्छे से समझता है, तो यहाँ पर आपका समाधान हो सकता है। यहाँ इस वीडियो के अंदर अब जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ढंग से फॉलो करोगे तो आपका कुछ समाधान इसके अंदर हो सकता है। अब बात आती है कि लैटरल शिफ्ट को ठीक कैसे किया जाए। एक चीज़ तो हमने समझ ली कि इसको सीधा नहीं कर सकते, धक्के से सीधा करेंगे तो आपको पेन बढ़ेगा। हमने कुछ ऐसी ट्रिक अपनानी है जिसके अंदर हमारी स्पाइन के ऊपर वेट ना पड़े। अब क्या है कि आप सीधे कर रहे हो तो धड़ का वेट तो है ही स्पाइन के ऊपर, सीधे करोगे तो कंप्रेशन के साथ पेन करेगा। हमने कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हमारी स्पाइन के ऊपर से लोड खत्म हो जाए, यानी कि उसके ऊपर से वजन खत्म हो जाए और हमारी बॉडी को बाद में हम सीधा करेंगे। अब ऐसा कुछ सिनेरियो के अंदर हो सकता है। एक चीज़ आती है कि ट्रैक्शन। जिन लोगों ने ट्रैक्शन देखी होगी फिजियोथेरेपी के अंदर कि क्या सर ये ट्रैक्शन से ठीक हो सकता है? नहीं, ट्रैक्शन से भी ये ठीक नहीं हो सकता। आप ट्रैक्शन लगाओगे पेन बढ़ जाएगा फिर से, ये भी एक सिनेरियो। लेकिन अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने के लिए 2 से 3 चीज़ें हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं, उसको आप फॉलो करोगे। टाइम लगता है इस चीज़ के अंदर, कुछ मंथ लग सकते हैं, 6 मंथ 7 मंथ, हो सकता है किसी को साल भी लग जाए पूरे तरीके से उसको सीधा होने में, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि बॉडी बहुत सालों से अडेप्टेबिलिटी में थी और बहुत सालों से ये पोस्चर था जिस वजह से ये एकदम से शिफ्ट करी है। अब बॉडी को चाहिए थोड़ा सा टाइम ताकि वो इसको दोबारा से करेक्ट कर सके। इसके अंदर आप 2 से 3 एक्सरसाइज सिंपल कर सकते हो। पहली चीज है हैंगिंग। अब हैंगिंग क्या होती है? आपने अपने घर में कुछ भी लटकने वाली चीज है उसके साथ लटकना है। लटकना ऐसे नहीं है कि आपकी लेग्स हवा में हो, नहीं। आपने क्या करना है, अपने लेग्स के नीचे स्टूल रखना है, आपने अपने बाजुओं से ऊपर पकड़ना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ना है और अपना सारा वेट आपके हाथों के ऊपर आ जाना चाहिए। लेकिन आपके पैर उस स्टूल के ऊपर से हिलने नहीं चाहिए, उस स्टूल के ऊपर रहने चाहिए। लेकिन आपका सारा वजन आपके हाथों के ऊपर हो, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। इस सिनेरियो के अंदर आपने क्या करना होता है, 10 सेकंड के लिए इस एक्सरसाइज को होल्ड करना होता है और इसके आपने शुरुआत के अंदर 10 रेपिटेशंस करने हैं। धीरे धीरे बढ़ा करके आप इसके 20 रेपिटेशंस कर सकते हो। लेकिन अगर तो स्टार्टिंग के अंदर ये पेन इस तरीके से कंट्रोल में आ गया तो फिर तो आपके लिए ये बेस्ट चीज है, आपका पेन कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर भी किसी को पेन आ रहा है और बहुत पेन आ रहा है तो ये स्टेप इनके लिए नहीं होगा। इसके अंदर ये क्या करेंगे, इसके अंदर ये एक बॉल के साथ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वॉल के साथ हिप डक एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अब मान के चलिए आपका जो राइट वाला हिस्सा है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट वाला आपका हिप एक तरफ चला गया है। तो आप क्या करोगे, आपके राइट वाले हिस्से को आप दीवार के साथ शोल्डर को लगाओगे, उसके साथ अपनी हिप को पकड़ोगे और उसको अंदर की तरफ पुश करोगे। उतना ही पुश करना है जितना आप बेयर कर सको, पेन के अंदर नहीं जाना है। थोड़ा सा पुश हो रहा है, थोड़ा सा करो, इट्स ओके। 10 सेकंड होल्ड करो, 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ा करके इसके आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हो। तीसरा मेथड मेरा फेवरेट है, लेकिन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अफोर्डेबिलिटी भी इसके अंदर एक फैक्ट होता है। वो क्या होता है कि आपने स्विमिंग पूल के अंदर जाकर के एक्सरसाइज करनी होती है। स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी का जो वेट है वाटर बाउंसी के कारण रह जाता है आधा। उसके अंदर मशीन्स होती हैं, उसके अंदर लटकने का सिस्टम है, तो आप उसके अंदर अगर अपनी वही जो हैंगिंग वाली एक्सरसाइज उसके अंदर कर पाते हो तो आपके लिए वो दी बेस्ट होने वाली है।
उससे आप 10 सेकेंड होल्ड के साथ शुरुआत करोगे। शुरुआत के अंदर आप 20 रेपिटेशंस भी कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा करके आप इसके 30-40 रेपिटेशन तक भी कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका पेन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। चौथे नंबर पे एक एक्सरसाइज और आती है, वो है हमारा पोस्चरल करेक्शन। अब अगर किसी पर्सन की अपर बॉडी है वो शिफ्ट हो चुकी है, या फिर मैं ये कहूं कि आपका लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट हिप है, वो एक साइड को हो चुका है और आपका राइट शोल्डर दूसरी तरफ जा चुका है। अब स्पेस आपको देखना है किस साइड का कम है, किस साइड का शोल्डर आपका नीचे है, किस साइड की आपकी हिप ऊपर की तरफ गई हुई है। आपने क्या करना है, जस्ट उसके अपोजिट आपके कमर के नीचे आपका जो क्यूएल वाला हिस्सा है, क्वाड्रेटिस लंबोरम वाला हिस्सा, इसके नीचे गोल पिल्लो रखना है और आपने इसके ऊपर टेढ़े लेट जाना है। और इसके अंदर आपने एक चीज और करनी है, अपना जो शोल्डर है, वो जो अपोजिट शोल्डर है जिसके अंदर स्पेस रिड्यूस हुआ है, उसको ऊपर करना है और आपकी लेग को अपनी सीधे रखना है। इस पोस्चर के अंदर आपने कम से कम 10 मिनट के लिए लेटना है, डेली लेटना है। इससे भी आपका लैटरल शिफ्ट के अंदर फर्क आना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको हम एग्जैक्टली अब बता नहीं पाते हैं। फिजिकली एक पर्सन के साथ इंडिविजुअली उसका इस चीज को करना पॉसिबल नहीं है। वो डॉक्टर करे तो ज्यादा बेटर रहता है और किसी की निगरानी में रहे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ भी बातचीत कर सकते हो, आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपको उस चीज का हल देने के लिए। अब ये तो होगी इसकी एक्सरसाइजेस। अब जब आपका लैटरल शिफ्ट करेक्ट होना शुरू हो जाए तो अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपने शुरू करनी है स्विमिंग। जी हाँ, स्विमिंग सबसे बेस्ट है स्पाइन के लिए। जिस भी पर्सन को शैटिका पेन है, लंबर के अंदर कंप्रेशन हो चुका है, उस पर्सन को स्विमिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्क का न्यूट्रिशन है ये हमेशा उसको मिलता है उसकी मूवमेंट से, क्योंकि डिस्क के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जैसे ही आप उसकी मूवमेंट करोगे उसके अंदर आपको डिस्क को न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे डिस्क हेल्दी रहती है। आप जैसे स्विमिंग करते हो, क्रॉस मूवमेंट होती है, आपकी डिस्क है वो मूवमेंट करनी शुरू होती है। आपके स्पाइन के ऊपर उस टाइम पे वजन नहीं होता। आपकी बॉडी का वेट मान लीजिए 80 किलो है तो पानी के अंदर जाते ही वो 40 किलो रह जाता है। स्विमिंग करने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, खासतौर पर उन लोगों को जिन लोगों को डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है। अब ये था लैटरल शिफ्ट का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की कि वो गिफ्ट क्या है जो आप लोगों को चाहिए। देखिए, ऐसा है कि लोग मुझे कॉल भी करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं और कॉल करके पूछते हैं कि सर मेरी ये कंडीशन है, सर ऐसा करके ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दीजिए। अब इसके अंदर मेरे पास 2 सोल्यूशन है। अब दोनों सोल्यूशन आपके ऊपर है, आप कब तक कंप्लीट करते हो। पहला सोल्यूशन तो ये है कि इस वीडियो को अगर आप अपने 10 लोगों तक पहुंचाते हो और वो 10 लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, लाइक करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आप वो 10 के 10 स्क्रीनशॉट और अपना एक स्क्रीनशॉट यानी कि टोटल 11 स्क्रीनशॉट आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करते हो तो आपकी कंसल्टेशन फ्री करी जाएगी। आपको फ्री में कंसल्ट करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को फ्री में सुनूंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। तो फ्री कंसल्टेशन लेने का सबसे आसान तरीका ये है। आमतौर पे आपने देखा होगा लकी ड्रॉ वाले ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। आपको फ्री कंसल्टेशन लेनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वो 10 लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, इसके साथ साथ 10 लोग इसको सब्सक्राइब करने चाहिए और इसके साथ आपको 10 के 10 का स्क्रीनशॉट आपने भेजना है, इंक्लूडिंग यू। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम दिया जाएगा और आपकी फ्री में कंसल्टेशन की जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि इसके अंदर अब क्या होता है कि कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं। अब हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता, हर कोई पर्सन इसको ले नहीं पाता। इसके अंदर मैंने एक सिनेरियो और सोचा है कि अगर इस वीडियो के अंदर आप 100 कमेंट कर देते हो, 100 कमेंट, जिस दिन इसके अंदर 100 कमेंट हो जाएंगे, मैं एक चीज लॉन्च करने वाला हूं, वो है जूम के अंदर मैं 100 मेंबर्स को लूंगा। 100 मेंबर्स 1 घंटे 1.5 घंटे का मैं सेशन लूंगा। 100 मेंबर्स उसके अंदर होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप क्वेश्चन पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा। जो अपनी कंडीशन को आप डिस्कस करना चाहोगे उस कंडीशन का मैं लाइव आकर के आपके साथ उत्तर दूंगा और टोटली फ्री होने वाला है, टोटली फ्री। तो आपके 100 मेंबर्स तभी आएंगे जब इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट आएंगे। तो 100 कमेंट का हम एक टारगेट रखते हैं। जब इसके अंदर 100 कमेंट आ जाएंगे हम शुरू करेंगे जूम के ऊपर मीटिंग। 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक सेशन होगा। 100 मेंबर्स को लेंगे, उनके कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। जो सवाल होंगे उनके उत्तर मैं खुद दूंगा, पर्सनल आके दूंगा, लाइव आकर दूंगा। और दूसरा, पर्सनल अगर कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो को शेयर
करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।